छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सोमवार को कुछ इस तरह का नजारा दिखा। 3.5 साल से सियासत में सूने पड़े विरोध के बोल छत्तीसगढ़ में खूब गूंजे। बीजेपी का कई घंटों तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा और फिर गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेताओं को जेल ले जाया गया तो बीजेपी कुछ इस मुद्रा में नजर आई। मतलब साफ था कि बीजेपी न सिर्फ विरोध की आवाज को जनता की आवाज बनाने की कोशिश करती रही बल्कि हिंदुत्व की पैरोकार भी बनी रही। हालांकि देर शाम जब सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई हुई तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ इस अंदाज में शुरू हो गया। जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक जुलूस, सामाजिक पारिवारिक का आयोजन, इन सब को जिस प्रकार रोका जा रहा है, एक प्रकार से भूपेश को 3 साल 3.5 साल आते आते मन में इतना भय पैदा हो गया है कि अब वो छोटे से छोटे आंदोलन से भय खाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ला छत्तीसगढ़ के जनता विपक्ष में बिठाए। वैसे विपक्ष के ताकतवर रहना लोकतंत्र के लिए हम जरूरी मानता हूँ, लेकिन विपक्ष ला थोड़ा रचनात्मक और सुझाव का हो सकते वो काम करना चाहिए। दुर्भाग्य 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सुते रही से, खुद के लड़ाई झगड़ा में फंसे रही से। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के इस आंदोलन को लोगों का साथ नहीं मिला। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद कांग्रेस ने उनसे तत्काल माफी मांगने की मांग की। अरे कांग्रेस बताए ना कहाँ है, खाली कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए, कौन से राज्य में लागू है? सत्ता हाथ से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला तो गए थे, लेकिन वे अभद्र और अशिष्ट भी हो गए हैं, यह अब पता चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा कांग्रेस नेताओं के बारे में प्रयोग किए गए शब्द बेहद ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी उनके इन शब्दों पे कड़ी आपत्ति व्यक्त करती है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अपने इन शब्दों के लिए वे माफी मांगे। धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ बीजेपी सड़क पर थी। 3.5 साल बाद बीजेपी विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही थी, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई, उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, वो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आज के पहले तक नजर नहीं आई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन रहा, चाहे रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, बस्तर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, संगठित तौर पर सड़क पर उतरी है। और निश्चित तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार आरोप है धरना प्रदर्शन को लेकर जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है, वो गाइडलाइन कहीं ना कहीं काला कानून है और उसी काले कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। तो सड़क पर बीजेपी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिरुद्ध जी, एक बात तो तय है, क्योंकि देखिए जब तक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, जब तक लगता है नहीं कि सरकार बहुत अच्छे से काम करे, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है जब विपक्ष सशक्त हो। और आज वो कहीं ना कहीं वो सशक्तता विपक्ष ने दिखाई है। रमन सिंह को हमने देखा पैदल चलते हुए नजर आए, बृजमोहन अग्रवाल कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नजर आए, सभी अलग अलग जितने भी बड़े नेता हैं, बस्तर का हम हाल देख लें, बिलासपुर में धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, वो जो अलग अलग धड़ों के नेता कहलाते थे, आज वो एक मंच पर नजर आए। ये बेहतर साइन देख रहे हैं आप। हालांकि मामला कुछ भी हो, काले कानून का विरोध हो, कांग्रेस ये भी कहती कि ये तो कानून आपने पहले से बनाया है, यूपी में भी इसी तरह का कानून लागू है, लेकिन फिर भी चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा प्रदर्शन, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी,
तो उनका भी यही सोचना था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। और ये अलग बात है कि आपातकाल का एक काला अध्याय उनके समय में हुआ, लेकिन विपक्ष के नेताओं का वो बराबर सम्मान किया करती थी। और रही बात ये जो है आज के आंदोलन की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने के बाद 3.5 साल निकलने के बाद आज जो है विपक्ष अपने पूरे तेवर में दिखा और निश्चित रूप से आज बड़ा आंदोलन हुआ और इसका भारी मैसेज गया। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि लोकतंत्र की जो आपने बात की ना, लोकतंत्र की खूबसूरती, तो ये काफी देर हुई। भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है तेवर, मतलब मुद्दों को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर, ये पहले ही इसको जो है प्लेटफॉर्म में आ जाना था और ये एक शुरुआत हो गई। और मुझे लगता है कि ये जो तेवर जो है आगे भी बरकरार रहेगा। केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। देखिए 15 साल लगातार आप सत्ता में रहे, अब आप विपक्ष में रहे। आज बहुत खूबसूरत नज़ारा इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता जो अलग अलग चलते थे आज कम से कम एक राह में चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। 1.5 साल बचा है चुनाव के लिए। जिस प्रकार से आज सड़कों पर नजर आए, हालांकि विषय था काले कानून को लेकर, जिस प्रकार से आपका कहना था, लेकिन कांग्रेस हर तरफ ये आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं ये कानून योगी ने भी वहां पर लागू किया है और पहले भी आप लोगों ने इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए तमाम बाध्यता की थी। क्या ये मानते हैं कि इसके पहले की सरकार में भी ये हुआ था कि ये पहली बार कांग्रेस सरकार करने जा रही है? नहीं, देखिए पहले जो हुआ था, अगर वो हो गया था तो अभी नया कानून इनको जारी करने की आवश्यकता क्या थी? पहले अगर हुआ है तो इनको जारी अभी और नहीं करना था। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार जो है आंदोलन का दमन करना चाहती है, ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाना चाहती है। आज देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे विभाग के लगभग मैं समझता हूं 15 से 16 विभाग के कर्मचारी, 1,80,000 कर्मचारी जो नियमित होना चाहते हैं, वो दर दर भटक रहे हैं और लगातार वो आंदोलन करने के लिए बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल का उपयोग करते हैं। परंतु ये सरकार उनके आंदोलन को देखकर घबरा गई है, विचलित हो गई है। करें क्या? अरे आंदोलन को क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों उसको नया रायपुर शिफ्ट कराना चाहते हैं? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो तो रायपुर को भली भांति जानते हैं आपके दर्शक, कहां बूढ़ा तालाब और कहां नया रायपुर। 30 किलोमीटर यहां से लोगों को जाना और वहां पर फिर पुलिस की वहां अलग से व्यवस्था। तो निश्चित रूप से इसे भूपेश बघेल जी का काला कानून ही कहेंगे हम। और धरना स्थल को नहीं बदलना चाहिए, वहीं बदलना। और भाजपा ने अचानक यह नहीं कर दिया। भाजपा ने अपनी कार्य समिति के बाद 15 दिन की मोहलत सरकार को दी थी कि इसका आप विश्लेषण कर लें, विचार कर लें और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले लें। परंतु ये तानाशाही सरकार सुनने को तैयार नहीं थी और मजबूरन हमें रोड में आना पड़ा। और इतनी तपती धूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, मैं कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे संगठन महामंत्री माननीय बृजमोहन भैया से लेकर सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों पर आज रोड पर दिखे और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जो बाध्यता है, मैं समझता हूं ये भूपेश बघेल जी का काला कानून है। इस पे फिर से समीक्षा करके इसे वापस ले आना चाहिए और धरना स्थल तो रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने ही रहेगा। ठीक। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता है अमित श्रीवास्तव जुड़े। अमित जी, रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि 3.5 साल से बीजेपी सो रही थी, मतलब ये मान रहे हैं कि बीजेपी अब जाग गई है और चुनाव के पहले जागना भी जरूरी है? देखिए, बीजेपी जाग गई नहीं जाग गई ये तो दिगर विषय है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसी की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि इनके पैरों के नीचे जमी नहीं कसम से, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं। देखिए, जिस प्रकार से आज बीजेपी के लोग आए हैं और 3.5 साल बाद जो धरना प्रदर्शन का जो आज गिरफ्तारी देने की बात इन्होंने जो की थी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार जनहित ऐसी काम कर रही है, लोक कल्याणकारी सरकार है और जो हम योजनाएं लेके आ रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है और भाजपा छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है। और जिस प्रकार से अमित जी, धरना स्थल का अगर आप हाल देखेंगे तो धरना स्थल में चलने की जगह नहीं। अगर सब संतुष्ट हैं तो फिर लोग धरना दे क्यों रहे हैं? देखिए, धरना कोई भी दे सकता है और आप भी देखते हैं जब चुनावी वर्ष होता है आदित्य जी, तो अभी नहीं है चुनावी वर्ष, अगला वर्ष है चुनावी वर्ष। सुन लीजिए मैं प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन लोग जब जो सरकार जानते हैं लोग कि ये सरकार जो आई है वो सरकार लगातार हमारे मुद्दों पे सरकार जो आई है वो हमारी मांगों को कंप्लीट कर सकती है, वो उन मांगों को पूरी कर सकती है, इसलिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे हमारी सरकार ने जितने आने के बाद काम किए, जितने जनहित ऐसी कार्य किए, अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो लगातार 4 चुनाव नहीं जीतते, 41 से ज्यादा हमें केंद्र की सरकार अवार्ड नहीं देती। रही बात आज जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई केदार भैया कह रहे थे कि धरना स्थल तो बूढ़ा तालाब रहेगा, मैं आपको बता दूं कि बूढ़ा तालाब के लोगों ने
वहां के जो रहवासी हैं उन्होंने मांग की थी कि उन्हें वहां पर आने जाने में तकलीफ होती है। जिस प्रकार से आए दिन वहां पर धरना प्रदर्शन जाम लगा रहता है, लोगों को असुविधा हो रही थी। सारी चीजों को देख के सरकार ने निर्णय लिया कि नई राजधानी में धरना प्रदर्शन किया जाए। देखिए, धरना प्रदर्शन के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप शाहीन बाग वाले केस में देख लीजिए, उसके साइटेशंस केदार भैया को पढ़ लेना चाहिए कि आप धरना प्रदर्शन लोगों का मौलिक अधिकार है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। लेकिन आपका अधिकार किसी के लिए आतंक ना बने, ये भी आपको देखना, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। आदित्य, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात, आपके समय का ये कानून है 2007 में सेक्शन 34 में आपने अप्लाई किया था, शब्दशः अभी वही कानून चला आ रहा है। और वो कानून जो आपके समय 15 साल चला है, आज वही कानून मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, वो कानून लोकतांत्रिक है। और अगर छत्तीसगढ़ में लगाते हैं तो अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? मैं जवाब लेता हूं जी केदार जी। देखिए, इन्होंने कहावत सुनाई, मैं भी एक मराठी की कहावत सुनाता हूँ, नाय नाय करते और सुट सुट घेते। अरे भाई, शाहीन बाग के वर्डिक्ट्स आज आपको याद आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? आपके तो नेता वहां जाके मांगो आजादी मांगो, दिग्विजय सिंह से लेकर कौन नहीं गया वहां पर? राहुल गांधी गए वहां पर शाहीन बाग में, और आपको आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट याद आते हैं? जब आप करते तो बहुत मजा आता है, सुट सुट आनंद लेते हैं आप। और आज छत्तीसगढ़ में अगर वो बात आ रही तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट आज याद आ रहा है। शाहीन बाग के लिए हम लोग चिल्लाते रहे खाली करो, पर आपके नेता मानते नहीं थे, और वहां जाके और कौन बोलेगा, ये माइक लेकर उनके साथ दे रहे थे। समर्थन की तो बात दूर है, मुझे दुख होता है जब ये दोहरी बातें हमारे कांग्रेस के भाई करते हैं, तो मुझे भी सब याद है। रही बात धरना स्थल में व्यवस्था की, तो क्या पुलिस नाकाम है क्या सरकार नाकाम है क्या? एक छोटे से धरना स्थल को ये कंट्रोल नहीं कर पाते क्या? किस लिए? वहां पर और मैदान है, वहां पर और मैदान में वो व्यवस्था कर दी जाए। परंतु ये सरकार चाहती है कि जो आंदोलनकारी है वो शहर में ना दिखे, वो चले जाए कोने में, और 30 किलोमीटर आने जाने में उनका पसीना छूट जाए और रास्ते में ही थक जाए। ये सब होने नहीं मिलेगा। विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, मजबूती के साथ जनता के हित में काम करेगी, और ये आपकी ड्यूटी है, आप सरकार में है कि जहां पर धरना स्थल है वहां पर पानी भी मुहैया कराए, सुरक्षा भी मुहैया कराए, और यातायात को ढंग से पालित भी करें। आप ही ने छोड़ रखा है ताकि लोगों को तकलीफ हो और लोग ये मांग करें। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि यहां का शासन प्रशासन धरना स्थल पर पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था को मजबूत करे, और शाहीन बाग के वर्डिक्ट को ये हमेशा याद रखें। जब इनकी बारी आए तो ये भूल के वहां पहुंच ना जाएं, और बाद में वो शाहीन बाग की अच्छा हुआ अमित जी आपने छेड़ दिया, ये बड़ी देश की दुखती हुई रग है, सुप्रीम कोर्ट की दुखती हुई रग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के कहने मानने पर भी शाहीन बाग वालों ने मना कर दिया था। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध जी मेरे साथ जुड़े। अनिरुद्ध जी, 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसमें यह भी किया सकता है कि इतनी संख्या में यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग 19 बिंदु बनाए गए, वो बिंदु इतने ज्यादा खतरनाक है कि हर कोई उसका पालन नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया सड़कों में? क्या वो सड़कों पर नहीं आए? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में बूढ़ा तालाब, क्योंकि बूढ़ा तालाब या राजीव चौक, यही दोनों जगहों पर प्रदर्शन आज तक हमने देखा है, उसके अलावा कोई प्रदर्शन देखा नहीं। तो अचानक ऐसा क्या करना क्यों होना पड़ा सरकार को कि इतने सारे बिंदु बना दिए गए, इतनी गाइडलाइन जो है वो तय ऐसी कर दी गई कि विरोध इतना होना शुरू हो गया? क्या इसके पीछे ये माना जाए कि 1.5 साल बाद चुनाव है और लगातार जो विरोध हो रहा है वो विरोध शहर में ना दिखे, शहर के बाहर दिखे? देखिए, आपने कहा कि क्या वो लोग नहीं किए? अरे वो जब सड़क की लड़ाई लड़े तभी तो सत्ता में आए, चाहे वो नान घोटाला हो, चाहे वो फिर पनामा पेपर, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। देखिए, एक क्या है कि बहुत सूक्ष्म बात है जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। बात रायपुर के धरना स्थल की हो रही है। वहां पे बूढ़ा तालाब के पास एक बहुत बड़ी बाईपास रोड हुआ करती थी। वो बाईपास रोड क्या करती थी, जब भी इधर धरना प्रदर्शन होता था ट्रैफिक वहां पे डाइवर्ट हो जाता था, और डाइवर्ट हो जाता था तो समस्या का समाधान निकल आता था। और दूसरी बात ये भी थी कि पार्किंग, जो 4 पहिया वाहन है धरना प्रदर्शन के समय में वहां पे पार्क भी हो जाते थे। और रही बात यह कि डिग्री गर्ल्स कॉलेज, दानी स्कूल और ये सब जो स्कूल हैं उनके लिए भी एक वो बाईपास रास्ता हो जाया करता था। अब ये क्या हुआ कि बाईपास रोड बंद होने से ये सब जो है प्रॉब्लम बहुत व्यापक रूप में सामने आ गई। और रही बात बिंदु की, तो मेरे ख्याल से इतने कठोर बिंदु नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जो है विपक्ष का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी संयम बरतना चाहिए। और क्या है कि इसलिए भी ये विरोध जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं
कि बृजमोहन अग्रवाल जी इतने बड़े नेता कैसे बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, और अर्जुन सिंह जी की गाड़ी निकल रही थी तो उन्होंने काला कपड़ा फेंका उस गाड़ी पे, और वो काला कपड़ा फेंका तो उसी समय माना जाता है कि रातों रात बृजमोहन जी बहुत बड़े नेता हो गए। तो ऐसे अवसर हो सकता है कि अब नई पीढ़ी, नई जनरेशन के लिए आए। हालांकि केदार जी कुछ पुराने हैं, लेकिन वो भी मुझे नए ही लगते हैं। तो ये है कि धरना प्रदर्शन ये जो है विपक्ष का अधिकार है। अमित जी, क्या होना चाहिए? क्या इसमें थोड़ी शिथिलता ऐसा नहीं लगता बरतनी चाहिए? क्योंकि कर्मचारी संगठन कोई दूसरे नहीं है, यही छत्तीसगढ़ के हैं, और यही छत्तीसगढ़ सरकार उनके वोटों के जरिए ही आज इतने बड़ा 71 का मैंडेट लेकर खड़ी हुई है। अगर वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि केवल मांग भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कर्मचारी संगठन भी लगातार कह रहे हैं कि धरना स्थल बूढ़ा तालाब ही होना चाहिए, और जो कठिन बिंदु आपने तय किए 19, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता बरतनी चाहिए। देखिए, इनके समय का मैं तो लाया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हूं, मैं एक पढ़ना चाहता हूं। ईश्वरी साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी संघ, जिन्होंने आवेदन दिया था 23/12/2017 को, जब इनकी सरकार थी, और उस समय विजय अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 13/12/2017 को जारी किया गया 19 शर्तों के साथ। तो इनके समय में जो चीजें होती थी, मैंने जैसा कहा, और केदार भैया मैंने कहा था आप साइटेशंस को पढ़ लीजिए, और आप एकदम तहस में आ गए। खैर देखिए, भाजपा की, और जिस प्रकार से मैं आपको आदित्य जी बता दूं अमित जी, लेकिन वो उन्होंने गलतियां की थी, इसीलिए आप सत्ता पे आए हैं। वो गलतियां आदित्य जी टर्न शायद मेरी है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपने मुझसे समर्थन के लिए सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार की अभद्र भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, आप देखिए जिस प्रकार की जहरीली बोली उन्होंने आज बोली है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा ये सब चीजें पसंद नहीं करती हैं, और जो छत्तीसगढ़ के सौहार्द को बिगाड़ने का काम इनको नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से इनकी सत्ता जब से गई है, मुझे ऐसा लगता है भाजपा का जो नेता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और जिस प्रकार की अभद्र बोली और अशिष्टाचार भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता देख रही है। और जनता लगातार, शायद यही वजह है कि जब चुनाव करीब होता है या धरना प्रदर्शन ये करते हैं, ये देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं। और जनता जिस प्रकार से, देखिए, बात छत्तीसगढ़ की फिजा ऐसी नहीं है, छत्तीसगढ़ में समरसता का गढ़ छत्तीसगढ़ को माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बोली उन्होंने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के सम्मानित पूर्व मंत्री को आज माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो देश प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली है। आने वाले चुनाव में उनको सबक भी सिखा देगी। जवाब लेता हूं केदार जी, क्या वो भाषा सही थी बृजमोहन जी की? देखिए, मैंने तो नहीं सुना, पर मैं इतना मानता हूं कि बृजमोहन जी बहुत संतुलित बात करते हैं। प्रदेश के सबसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी नेता हैं और जन नेता है। वो जनता के सुख दुख में शामिल होने वाले और बड़े नेता हैं। आपको अच्छा नहीं लगता बीच में बोलना, आपने कहा था और वही काम आप कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, सोनिया जी ने कहा था मोदी जी को ये हत्यारे हैं, हत्यारे कहा था मुख्यमंत्री रहते। क्या है ये कि पार्टी कहां जा रही, कांग्रेस पार्टी, और ऊपर से दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अरे जरा अपने राष्ट्रीय नेताओं को समझाओ अमित जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में सब ठीक है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं निश्चित रूप से, ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। पर बृजमोहन जी का जहां तक सवाल है, मैं फिर से कहूंगा, वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत अनुभवी नेता हैं, और उन्होंने आज जितने शांति के साथ प्रदर्शन किया और सबका सहयोग किया, मैं समझता हूं कि और कोई उत्तेजना के साथ होता तो स्थिति और खराब होती। पर माननीय बृजमोहन जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन बहुत सफल रहा, और मैं मांग करूंगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो हत्यारे शब्द का प्रयोग किए थे, उन्होंने क्या माफी मांगी थी? क्या खेद व्यक्त किया था? क्या कौन सी परंपरा इन्होंने चलाई थी और कौन सी परंपरा को ये चाहते हैं, ये तो ये तय कर लें। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार की बोली अभी आपने उसको दिखा नहीं पाया आप, और ये सुनने के बाद अगर केदार भैया कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं पाया, अगर सुनने के बाद अगर आप कह रहे हैं और आपत्तिजनक और आपत्तिजनक है जिस प्रकार से उन्होंने कहा है। खैर आदित्य जी, मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। अरे बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेताओं की हत्या की बात कर रहे हैं। अरे देखा दिल्ली चुनाव में आपके कैसे आपत्तिजनक बोली बोली थी। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का काम मत करिए, अभद्र भाषा के लिए माफी मांगिए, आपके पूर्व मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, आपके पूर्व मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। संवेदनहीनता नहीं चलेगी, ये छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ की फिजा में जहर घोलने का काम हम नहीं करने देंगे। आपके पूर्व मंत्री को माफी मांगनी चाहिए।
केदार जी, आप माफी मांगेंगे आज वापस लौटते हैं। और आप यहाँ पर आपने तो सुना भी होगा, आप माफी मांगेंगे आज। मैं बीजेपी के नेता को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिए आप, माफी मांगिए आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए केदार जी सुनते हैं। आप उनकी प्रशंसा में चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? उनकी प्रशंसा में चालीसा पढ़ रहे हैं, आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। केदार जी पहले मैं सवाल ले लेता हूँ। अमित जी आज जो आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, बताइए। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता। देखिए आप ये मत करिए अमित जी। केदार जी इस तरह से देखिए, इस तरह से ना आपकी आवाज सुनाई दे रही है ना उनकी आवाज सुनाई दे रही है। अमित जी मेरा एक अमित जी इस तरह से कैसे डिबेट होगा बताइए आप? ना आपकी आवाज केदार जी को सुनाई देगी, ना केदार जी की आपको सुनाई देगी, ना आप दोनों की जनता को सुनाई देगी। एक छोटा सा सवाल मेरा था यहाँ पर, उसके बाद मैं डिबेट क्लोज करूंगा। आज जैसे जिस प्रकार से जेल भरो आंदोलन हुआ, जेल में जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या यह माना जाए कि चुनाव में फिर से हिंदुत्व वाला मुद्दा जोर से छिड़ेगा? इस धरना प्रदर्शन तो अलग चीज थी, धरना प्रदर्शन के सहारे कहीं ना कहीं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी वहां पर देखा गया। अमित जी छोटा सा सवाल। जी बिल्कुल आदित्य जी, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला, कट्टर सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू, और मैं रोज घर में अपने पूजा स्थल में मंदिरों में हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बीजेपी को जताना पड़ता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम और हनुमान जी के हम भक्त हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित करने का आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है नहीं है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू होने का मुझे गर्व है, लेकिन उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है, और मुझे ये गर्व करने से कोई बीजेपी का नेता जवाब लेते हैं। जी केदार जी, इनको गर्व है, मैं मानता हूं, मैं शुभकामना देता हूं कि इनका गर्व बना रहे कांग्रेस में रहते रहते, पर हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ लें, हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से ये हिम्मत नहीं है कि राम मंदिर अगर अयोध्या में बन रहा है तो उसके लिए सहयोग राशि के लिए उसको भी बदनाम करने में लग गए, फिर कैसा गर्व महसूस करते हैं? जमीन जहर उगलने वाले राम के नाम पर अयोध्या की भूमि को भी नहीं बहुत अच्छा साइन यहाँ पर नजर आ रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी संगठित नजर आ रही है और एक बड़ी संख्या में आज जिस प्रकार से आंदोलन किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत जरूरी था। कम से कम ये है कि 3.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी कम से कम सड़क पर नजर तो आ रही, लेकिन हाँ उम्मीद यही आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर जनता के मुद्दे लेकर सड़क पर आए और जनता की आवाज बनकर विपक्ष की सशक्त भूमिका फिलहाल निभाए। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।